ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਨਾਲ ਰੋਮਿਨ ਦਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਹ ਧੰਨਵਾਦ ਯਾਦਵਿੰਦਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਲਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲकुल जी। ये पॉडकास्ट का मतलब भी लोगों तक ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ लोगों तक पहुंचना है। सो मैं बात करूंगा हिंदी में। और ये जो समस्या अभी हमारे सामने खड़ी हुई है, ये बाढ़ से संबंधित है। और जो जनरेट हुई हैं आकस्मिक बारिश, क्लाउड बर्स्ट, जो कि हायर हिमालयाज, हिमाचल, उत्तराखंड में हुए हैं। और उसकी वजह से फ्लड प्लेन्स जितने भी हैं, गंगेटिक फ्लड प्लेन्स हैं, पंजाब है, हरियाणा, अभी तो दो स्टेट हैं जो प्रभावित हैं। इन स्टेट्स में काफी जगह पे जो है वाटर लॉगिंग हो गई है। उनकी बड़ी नदियां हैं, उनमें उफान आया हुआ है। और अ, काफी सारा जो कह लो कि बड़े शहर हैं उसकी मार में है। पटियाला है, लुधियाना है, अमृतसर है, देन जालंधर अभी रिसेंट इसमें ऐड हो गया है, सतलुज के किनारे जो एरिया है वहां पे। जी। ਹਾਂਜੀ ਸੁਨਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ अ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। बिल्कुल। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी लोग ज्यादातर मासिव को यही लग रहा है कि शायद ये मानसून की वजह से आया है, पर ऐसा है नहीं। ये अ, इसके बारे में अगर जानना हो तो मुझे लगता है कि मुझे ना इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये जो आप स्क्रीन पे एक फोटो देख रहे हैं, ये भारत में, उत्तरी भारत में या पूरे भारत में जो फॉग है, देखिए उत्तर की तरफ आपको दिख रहा होगा व्हाइट पोर्शन, जो पंजाब और नॉर्दर्न स्टेट्स में है, पाकिस्तान के ऊपर है, राजस्थान के ऊपर है कुछ कुछ। तो ये जो फॉग है, ये विंटर्स का फॉग है। और जो भारत का सब कॉन्टिनेंट है, इसमें दो तरीके से बारिश होती है। एक तो मानसून ड्रिवन है, और दूसरा जो है वो है हमारा वेस्टरलाइज। वेस्टरलाइज जिसको हम पूर्व की पौन या पूर्व से आती हुई हवाएं बोलते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं ऊपर से। तो ये जो एक लाल रंग का बिंदु और एरर बनाती हुई एक लाइन आ रही है अफगानिस्तान और ईरान, पाकिस्तान से ऊपर होती हुई, ये सर्दियों में आती है। इसको वेस्टरलाइज कहते हैं या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहा जाता है। ये जो इसको सब ट्रॉपिकल तूफान तूफान या साइक्लोन कहते हैं। ये तब क्रिएट होते हैं जब पूरब पश्चिम की तरफ से नमी समेटे हुए ठंडी हवाएं भारत की तरफ आती हैं। यहाँ जब यहाँ की गर्म हवाओं से मिलती हैं तो जोरदार बारिश या प्रेसिपिटेशन करती हैं। ये ज्यादातर जो साइक्लोन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइक्लोन, ये वातावरण में बहुत उचले स्तर पे होता है। इस वजह से इनके द्वारा की हुई बारिश जो है वो हायर हिमालयस में होती है। और जो पूरे हिमालयस में जो बर्फबारी है, वो इसी साइक्लोन की वजह से होती है। सर्दियों की बारिश पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ एरियाज में और राजस्थान भी इंक्लूडेड, यहाँ पे होने वाली रबी क्रॉप, जिसमें वीट एक मुख्यतः फसल है, वो इसी साइक्लोन या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही उसकी खेती संभव है। क्योंकि बारिश का पानी जो सर्दियों में प्रोवाइड होता है वो इसी साइक्लोन से आता है। अब हुआ ये है कि मानसून का टाइम है, पर पिछले कुछ टाइम से ये वेस्टर्न साइकिल जो है, साइक्लोन जो है डिस्टर्बेंसेस का, ये थमा ही नहीं है इसका इसका आने का चक्कर। तो इसका कारण क्या रहा ये अभी तक हमें नहीं पता। क्लाइमेट चेंज हो सकता है, परंतु मार्च से लेके मई महीने तक करीबन 20 बार
इस साइक्लोन की मार पड़ी और उत्तर भारत में बरसात होती रही। यहाँ पे सर्दियों का जो समय था वो छोटा रहा, और सॉरी गर्मियों का समय था छोटा रहा, और गर्मियां जो हैं इतनी ज्यादा विकराल या भयानक नहीं थी, भयावह नहीं थी। टेम्परेचर का राइज बहुत ज्यादा नहीं देखा गया। जबकि उल्टे तरफ पूरे भारत में बाकी राज्यों में सर्दियों में और गर्मियों में बहुत कम या बिल्कुल नाम मात्र बारिश हुई है। अभी चूंकि हम मई के बाद हिंदुस्तान या इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो मॉनसून साइकिल में चला जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो मॉनसून का ट्रैक बना हुआ है, जब ये बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी से जब मॉनसून की जो पौन है या जो मॉनसून वाली भरी हुई नमी भरी हवाएं जब उत्तर भारत की तरफ जाती हैं और वहां वर्षा करती हैं, तो प्री मॉनसून कह लीजिए। मॉनसून की खासियत यह है कि ये वातावरण में बहुत निचले स्तर पर रहती है, इसलिए पूरे भारत में बारिश करती हुई जाती है, और नॉर्थ में जाके हिमालय के फुट हिल्स में जाके इसकी बारिश होती है। तो इस बारी जहां पे आप ये डॉट देख पा रहे हैं, आप पंजाब के आसपास का इलाका देखिए। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो हमारी मॉनसून और पूर्व से आती हुई, यानी कि रशिया से जो आती हुई मॉनसून की जो नमी भरी जो हवाएं हैं, वो पंजाब हरियाणा और हिमाचल में जाके मिल गई। उनका मिलने का जो स्पॉट था वो यहाँ पे हुआ। इस वजह से इस इलाकों में कुछ ही दिनों में बहुत भारी जो है वर्षा देखी गई। चंडीगढ़ जैसे शहर में पूरे साल की वर्षा एक ही दिन में हो गई, जो कि 322 mm रही। जी लगभग। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲਾਊਡ ਬਰਸਟ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ਲੀ ਹੈਪਨ ਇਨ ਦਾ ਵਿੰਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ जी। ਜਨਵਰੀ ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਸਮਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਮੀਨਸ ਇਜ਼ ਇਟ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ climate change or some other problem? देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का जो मैंने कहा, इसका बेमौसमी होना कोई नई बात नहीं है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने इसको बहुत पहले भी देखा है। हमारे पास केदारनाथ का एग्जाम्पल है 2013 में। उसमें करीबन जून महीने में ये हुआ था, और ऑलमोस्ट 10 साल पहले की बात है। तो यूरोप से आने वाली इन ठंडी हवाओं का भारत की मॉनसून प्री मॉनसून के साथ मिलना हुआ, और वहां पे बहुत सारे और कारक रहे, तो क्लाउड बर्स्ट हुआ। वो तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल था क्लाउड बर्स्ट का। यहाँ पे इस साल हिमाचल में पराशर लेक के आसपास, मनाली के ऊपर, मंडी के इलाकों में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। मैंने जब आपको बताया कि जो नमी भरी पवन आती है, सर्द हवाएं वाली, ये बहुत ही ज्यादा कंडेंस होती है, और इनके यहाँ पे हिमालय, हायर हिमालय के ऊपर मिलने से क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। अब सर्दियों में तो बर्फबारी होती है, गर्मियों में क्यों ऐसा हुआ? क्लाइमेट चेंज ने पूरे दुनिया के तापमान को, पूरे दुनिया के वातावरण को हिला के रखा हुआ है। इसके बारे में हर तरफ बात होती है। ये केदारनाथ आप देख रहे हैं, ये देखिए जून 13 को आया था, और जून 16 को ये फोटो रिलीज हुई है। उसमें ये प्रॉब्लम दिख रही है आपको साफ कि क्लाउड बर्स्ट का सीन है। ऑलमोस्ट सिमिलर तरह का सिचुएशन हमारे पास इस साल भी प्रोड्यूस हुआ है यहीं पे। तो क्लाइमेट चेंज का डेफिनेटली यहाँ इम्पैक्ट है। किस तरह का है, क्यों है, ये अभी जानना मतलब भविष्य में है। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि हो सकता है यूक्रेन की तरफ से, क्योंकि हवाएं आती हैं, इसमें ब्लैक सी, कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी है, जो यूक्रेन के अगल बगल के हैं। और हमें सबको पता है यूक्रेन में करीबन 1.5 साल, 1.25 साल से वॉर लगी हुई है, और ये एक रीजन हो सकता है। 10 साल पहले जब केदारनाथ में आया था, उससे 2 साल पहले लेह में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, और वो भी ऑलमोस्ट समर से पहले। Actually, तब I just want to add one thing that जी, the same situation also happened in Solang Valley in I think June 2012. I was there बिल्कुल at that बिल्कुल। time. ओके। So सो yeah. या, सो इन सब सिचुएशंस को, जैसे आपने अभी 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, हम इसमें बहुत बड़ी डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हमने मौसम में चेंज देखा, सडन इम्पैक्ट हुआ हमारे यहाँ पे हायर हिमालयाज में। तो
इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। 2001 से लेके 2011 तक अफगान वॉर रही है, जो कि बहुत ही इंटेंसिटी के साथ लड़ी गई। जिस तरफ से ये जो जो पूर्वी पौन जो हमारी तरफ आती है, वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंसेस, वेस्ट लाइज जिसको बोलते हैं, हमारी तरफ आती हैं, वहां पे तब भी वॉर थी, अभी भी वॉर है। ये एक रिसर्च का विषय रहेगा कि इसकी वजह से हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है या नहीं, परंतु ये मॉनसून का इम्पैक्ट तो बिल्कुल नहीं है। इन तीनों एग्जांपल जो आपने बताई, जो हम बात कर रहे हैं, इसमें मॉनसून का रोल नहीं है अभी तक उतना ज्यादा। जी। Okay. So, my next question is about the catastrophe happened in the Kedarnath at that time. I think you also volunteered with the different NGOs and also with the government at that time. यस, So, यस। means what did you see at that time? मुझे जहां तक ब्रीफली मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, उस समय ना बहुत ज्यादा त्रासदी ये थी कि क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके ऊपर लेक थी। केदारनाथ के बारे में बहुत डिस्कवरी और नेट जियो वगैरह पे बहुत अच्छे से डिटेल डॉक्यूमेंट्रीज हैं वहां पे, क्योंकि हायर माउंटेन्स थे और चॉपर सर्विस बहुत चलती थी, और माइक्रो क्लाइमेट में वहां पे चेंजेस हुए, प्लस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को एक दोषी माना गया। तो फ्लैश फ्लड्स आए और बहुत सारे डैम्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, और वहाँ पे टूरिज्म का बहुत ज्यादा लोड था उस समय, और वो सिस्टम वहाँ का माइक्रो क्लाइमेट जो है वो कोलैप्स कर गया। तो ये आप देख रहे हैं डैम के ऊपर एक फ्लैश फ्लड ने नुकसान पहुंचाया है। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन डैम था, इसका बहुत नुकसान हुआ। तो ये एक उस त्रासदी का एक आप कह लें कि अंश भर है इसमें, दिखाते हुए कि वो त्रासदी कितनी बड़ी थी। मंदाकिनी नदी के ऊपर आई हुई, और उसने करीबन, सरकारी आंकड़ा बहुत कम है मेरे हिसाब से, वहां पे 50,000 के आसपास लोगों की शायद मृत्यु हुई होगी, क्योंकि गांव के गांव, शहर के शहर जो थे वो उस पानी के उफान में बहते चले गए। जी। So my next question is about the illegal or unauthorized construction happening throughout the Himalaya, and that some of the constructions are not fully following the EIA or environmental laws as per the as per our environmental पॉलिसीज, laws, लॉज एंड policies, or you can पॉलिसीज, say ये है। laws. यस, So, हाँ। do you think this is the this is the also one of the reason for this kind of catastrophe? बिल्कुल, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। हम लोग जो है, ईआई पिछले 10 साल से ही हुआ है कि, 10 साल भी क्या, पिछले 8-9 साल से ही हुआ है कि हमने अपने ईआई जो इन्वायरमेंट लॉज थे उनको बहुत सॉफ्ट कर दिया है। उनको पेनिट्रेट करना या उनको हमने डिल्यूट कर दिया है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि बहुत इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट में बहुत सारी बातें हों, तो लॉज जो हैं पहले से वीकन हो गए हैं। और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे वो हाइड्रो डैम्स का हो, चाहे वो टूरिज्म को बढ़ावा देने का हो, इन सब में एक टर्म यूज की जाती थी, सस्टेनेबल टूरिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उस सबको में से हमने सस्टेनेबल तो निकाल दिया है। अब एवरीथिंग इज सपोज टू बी फास्ट, सुपर फास्ट। तो क्लियरेंसेस जो है उसकी मिलने की स्पीड बढ़ गई है। वो अब पूरे देश में बिछड़े हाईवे हों, चाहे पूरे हिमालयाज में ट्रेन प्रोजेक्ट्स हों, रेलवे प्रोजेक्ट्स, चाहे हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने उत्तराखंड में ज्यादा काम किया है, तो वहां पे ब्लास्ट करके रोड निकालना या माउंटेन क्लियर करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था किसी समय में, क्योंकि माउंटेन इतने स्ट्रांग नहीं है। बट पिछले, जब से वो रेलवे प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जब से चार धाम यात्रा का प्रोजेक्ट शुरू है, तब से वहां पे बिल्कुल ब्लास्टिंग से ही रोड निकाले गए हैं। जिससे डैम बनाए गए हैं वो भी ब्लास्टिंग से ही हैं। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हैं जिसमें नदी गायब हो जाती है और नदी एक टनल के बीच में से निकलती है, तो वो भी नदियों को किल कर रहा है। तो यस, इन्वायरमेंटल अगर देखा जाए, डिजास्टर्स जो प्लानिंग है वो तो चल ही रही है। उसमें गवर्नमेंट जितनी रिस्पॉन्सिबल हैं, साथ साथ मैं ऐड करूंगा कि उसमें लोग भी इतने रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारा टूरिज्म फॉर एग्जाम्पल जो हम करते हैं, तो ये एक स्लाइड है, ये आप तस्वीर में देख पाएंगे। look at this photo. This is after COVID. This is in the summers of 2020, 21 and 22 and even 23 also. Similar situation. हम लोग किस तरह से पहाड़ों की तरफ दौड़ जाते हैं उसको चोक करने के लिए। अब इतनी ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी तो किसी माउंटेन सिटी की नहीं होती।
कितने लोगों को अकोमोडेट कर ले, एक बार में कर ले, और तब सिटीज की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। तो ये तस्वीर शिमला की है। आप देखें ध्यान से, शिमला ऐसा नहीं दिखता था पहले। मेरे पास अगर कोई पुरानी तस्वीर हो तो दिखाता मैं। अभी रिसेंट में देखिए, पूरा कंक्रीट जंगल है। जो बाइंडिंग, जो जो एजेंट्स हैं, जैसे ट्रीज हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं वहाँ की, वहाँ पे रॉक्स हैं, उन सबको हटा के देखिए रोड को चौड़ा किया गया है और पेड़ों को बेतहाशा काटा गया है। बहुत सारे लॉस को, ईआई एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के तरीकों को साइड पे हटा के इन सब कामों को किया गया है। तो इसका इल इफेक्ट तो डेफिनेटली पड़ना ही है ना। हम लोग जो त्रासदी में से निकल रहे हैं उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का रोल सिर्फ इतना है कि वो बेमौसमी बरसात या क्लाउड बर्स्ट लेके आई। बट बाकी उस चीज को जो कैरी करना था, झेलना था, जिस ऑर्गेनिज्म ने, जिस बॉडी ने, यानी कि हमारे हिमालय और हमारे इकोसिस्टम ने, उसको तो हमने बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया। ये देखिए, हिमालय में रोड बनाने के बाद कुछ इस तरह का साइट होता है। ऊपर की वेजिटेशन खत्म, नीचे की वेजिटेशन खत्म। अब जब ऐसी चीजें होती हैं तो एक नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही रोड कटती है ना हिमालय में, तो ये रोड कटने से पहले का एक है, हालांकि ये नेपाल का है। तो इसमें देखिए, जैसे ही रोड का काम शुरू हुआ उसके तुरंत बाद ये स्लाइड आ गया। अगली स्लाइड में आप उसमें देखोगे फोटो में कि देखिए वो किस तरह से रोड को काटने के लिए ब्लास्टिंग करी जा रही थी, और उसके साथ साथ ऊपर के पहाड़ भी नीचे आ गए। तो यहाँ का पूरा इकोसिस्टम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। एक लेक है ऊपर, वो कट गई है। ये नदी है, इसके अंदर बहुत सारा मक आ गया है और पूरा वेजिटेशन खत्म। अब हम जब हाइड्रो डैम्स भी बनाते हैं, अच्छी रोड्स भी बनाते हैं, इस तरह के अनसस्टेनेबल, बिल्कुल अनएथिकल प्रैक्टिसेस के साथ, उसकी वजह से हमारे कोई भी जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं, बी इट रेलवे, बी इट रोड, बी इट टूरिज्म, बी इट हाइड्रो पावर, वो सब की एज और उनकी स्टेबिलिटी वो हम कभी अचीव नहीं कर पाते। डैम जब बनाते हैं तो डैम्स की एज कम हो जाती है, क्योंकि ओके। वहां पे मक जमा हो जाता है, रोड्स खत्म हो जाती हैं, हमें बार बार वो बनानी पड़ती है। सो और इसका सबसे बड़ा नुकसान, याद, इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है, यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज हैं, पहाड़ों पे ग्राउंड वाटर, पहाड़ नदी के ऊपर भी होता है, नदी के नीचे भी होता है, जो पोर्टेबल वाटर, या अ, आप कहें कि एक्विफर जो एक्वीफर, होते हैं, या एक्विफर, यस। तो इन ब्लास्टिंग से ऐसी जो हमारी चीजें हैं उनसे, उनको डैमेज होते हैं, वो टूट जाते हैं, उनमें पानी रिटेन करने की जो क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो जाती so the thing is, we are creating artificial water reservoirs or dams and destroying the natural ones, like you told, aquifers है। बिल्कुल, or groundwater ग्राउंड वाटर reservoirs. टेबल जो है, Yeah. रिजर्वर, यस, हम लोग उनको तोड़ रहे हैं जो सदियों सदियों से हैं। और हम शायद सोच रहे हैं कि हम जो बनाएंगे वो ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा स्मार्ट होंगे। So, by destroying the whole aquifer, or you can say groundwater system, what are the ill effects on the ecology of the of that area? What usually इकोलॉजी पे, happen? Yeah, यूजली इकोलॉजी पे means देखिए just इफेक्ट तो, just keep it brief. Means ओके, श्योर श्योर। तो मैंने पहले आपको बता दिया है कि इकोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जो डैम्स बनते हैं उनकी एज वगैरह कम हो जाती है, और रोड्स की एज कम हो जाती है, आसपास के जो वाइल्ड लाइफ है उसको नुकसान पहुंचता है, कॉरिडोर्स हैं उसको नुकसान पहुंचता है, हिमालय की स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचता है। और इन फ्यूचर अगर यहाँ पे किसी एरिया में अगर कहीं क्लाउड बर्स्ट होगा, ऐसे किसी भी जहाँ पे पेड़ खत्म हो चुके हैं, जहाँ पे वाटर रिटेन करने की, देखिए इवन छोटी से छोटी रेनफॉल भी है ना, वो भी कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट पैदा करती है। जब आपको सॉइल के अंदर बाइंडिंग कैपेबिलिटीज ही नहीं है, तो वो उसका इरोज होना मतलब तय है। पेड़ अगर कट जाएंगे तो वो सारे बह के नीचे ही तो आएंगे। अगर रॉक्स हैं, बोल्डर्स हैं, उनको होल्ड करने के लिए सॉइल और रूट्स नहीं होंगी, तो छोटी से छोटी बारिश भी वहां पे मड फ्लड या फ्लैश फ्लड जो है वो क्रिएट कर देती हैं। और आजकल तो लोगों के जो घर हैं वो भी नदियों नालों के आसपास ही बने होते हैं, और बिल्कुल. बड़े बड़े भवन हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं,
तो उनकी बुनियाद पे भी असर पड़ता है, वो सब ताश के पत्तों की तरह चढ़ जाते हैं। जी। Okay, so my next question is about the, you can say, the construction of the dams, that how they were built, because I think all of the dams in India recently, means you can say in the last 40 years. So though those dams doesn't have any sludge gate or any gate so that they can remove the mud. Um, Usually deposited after number of years. So my अ, question is about that what जी। is the age, means are they holding enough water, or means they will not enough to retain that water. यस, एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि जो भी हमारे डैम्स के स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें रशियन डिजाइन है वो सारे मोस्टली, और बीट भाखड़ा, बीट एनी डैम। तो उन डैम्स में रशियन टेक्नोलॉजी में तब तक ये इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था डैम कंस्ट्रक्शन मॉडल्स में कि वो स्लज गेट्स बनाए। चाइना इज वन ऑफ द कंट्री हु हैज कम अप विद आइडिया ऑफ मेकिंग स्लज गेट। स्लज गेट होता क्या है कि डैम के बिल्कुल बेस में एक गेट बना देते हैं, जिसको मॉनसून में या कभी भी खोला जाए। डैम के साथ होता क्या है कि जो भी डैम बनाए जाते हैं, और उसमें जैसे हिमालयन रीजन में डैम बना है, तो ऐसे मक से उसकी सतह पे, तलहटी पे बहुत सारा आप कहने की मड डिपॉजिट हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर, रॉक्स, बोल्डर, ओवर द टाइम ये बढ़ता ही जा रहा है। टेहरी डैम फॉर एग्जांपल, उसकी एज जब बनाया गया था तो उसको एक सर्टिफिकेशन दी थी शायद कि वो 100 साल का है उसकी एज। बट वो 5 साल के फंक्शनिंग के बाद ही उसको 2000 वो शायद 2008 में उसको बताया गया है कि वो 50 साल की एज रह गई है उसकी, क्योंकि उसके अंदर इतना मक डिपॉजिट हो गया है कि वो 50 साल बाद वो डैम किसी काम का नहीं रहेगा। अभी कुछ देर पहले उसके बारे में फिर कोई रिपोर्ट आई कि वो डैम थोड़ा उसकी एज और कम हो गई है। तो ये जो एक प्रोसेस है ना कि डैम्स की एज मक की वजह से कम होती है, हमारे यहाँ पे अभी तक हमने स्लज गेट्स वाले डैम्स मैंने तो नहीं देखे हैं। आगे इन फ्यूचर शायद बन जाएं, तो अभी तक तो नहीं है। इसकी वजह से एक डैम्स का एक और जो फंक्शनैलिटी होती थी कि वो जैसे इतने बड़े फ्लैश फ्लड्स या हैवी मॉनसून्स आएंगे, और या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से या किसी भी तरह से कुछ भी क्लैमिटीज आती हैं, तो वो इन डैम्स का काम है बफर का काम करना, उन 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 ऐसे पानी को रोकना जो आ रहा है एकदम फोर्स के साथ। बट स्लज या मक जमा होने की वजह से ये डैम्स वो बफर प्रोवाइड नहीं कर पाते। मे भी शुरुआती दिनों में केदारनाथ के केस में, उससे पहले जब हैवी मानसून हुआ उत्तराखंड के अंदर, और तब इन डैम्स की जो जो कंस्ट्रक्शन थी वो बिल्कुल न्यूली हुई थी, नए थे वो डैम, तब इन्होंने एज ए बैरियर एक्ट किया। पर जब मक हो जमा हो जाने के बाद तो वो इस तरह का काम नहीं कर पाते। मतलब इवन ये और खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि इतनी हाइट से पानी ये गिराएंगे नीचे कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। अगर नेचुरल फ्लो में रिवर में अगर पानी आ रहा है, तो वो माउंटेन से टकराते टकराते उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। परंतु जब आप एकदम फ्लड प्लेन के ऊपर एक कोई डैम है, तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी स्टोर होती है कि वो पानी और ज्यादा फोर्स के साथ प्लेन्स में एंटर करेगा, बजाय नेचुरल जो रिवर सिस्टम थे। तो स्लज गेट्स आई एम श्योर कि इनको इस पे काम करना चाहिए और बनाने चाहिए। Thank you. Thank you for this answer. So my next question is about the Punjab. Like recently, we heard a news about that Rajasthan. Recently, means Rajasthan government told Punjab हम्म। government or Indian government that they don't need any drop of water for their purpose in the summer, means in the harsh या summer. So so why don't you think this is kind of suspicious, or why did this happen, means ओके, आई डोंट नो सस्पिशन, बट ये बहुत हैरानीजनक था कि राजस्थान में पीक समर्स में एक डेजर्ट स्टेट है जिसके पास शायद इंदिरा कैनाल जो है वो वर्ल्ड की सबसे लंबी कैनाल है, जो
जो पानी सप्लाई करती है किसी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, और वो डेजर्ट में जाती है। तो ये सबसे लंबी कैनाल है। इसमें राजस्थान ने विंट समर्स में, पीक समर्स में पानी लेने से मना कर दिया कि हमें पानी नहीं चाहिए। और आपको हैरानी होगी कि पंजाब में जो फ्लड्स अभी आए हैं, इसका रूट जो वजह है ना, उसमें इस नहर को पानी नहीं जाना भी शामिल है। वो कारण क्या रहे, उनको पानी क्यों नहीं चाहा, कहा तो ये गया कि नहर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसमें बहुत जगह सीपेज है, लीकेज है, तो पानी जो है वो वहां तक पूरा पहुंचता नहीं है, और उनको उसकी मरम्मत जो है इसी समर्स में ही करनी है। तो वैसे उनके पास, क्योंकि जो फसलें हैं वो मोस्टली विंटर में भी ज्यादा होती हैं, अफीम है वहां पे, और उसके लिए आई थिंक पानी उनको इस बार नहीं चाहिए होगा। तो सस्पिशियस डेफिनेटली है भी, नहीं भी। कारण नहीं भी। क्या रहे पानी नहीं लेने के, मजबूरी थी या कुछ भी था, पर ये एक वजह बनी, क्योंकि जब राजस्थान ने पानी लेने से मना कर दिया, और फिर उस समय पंजाब के किसानों को, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट बहुत पहले से जो पानी की डिमांड कर रही थी, और SYL नहर का मुद्दा पंजाब में ऑलरेडी है, हरियाणा के साथ पानी का डिस्प्यूट था, तो पंजाब ने सेंटर के सामने रखी डिमांड की हमारे पानी में, पानी की जो सप्लाई है ऑलरेडी कम है, और हम पानी नहीं दे सके, क्योंकि अगर फिर धान की फसल पे इफेक्ट पड़ेगा। हमें पंजाब में रिवर सिस्टम से जो सप्लाई होती थी पानी की, इरिगेशन, वो नहीं के बराबर होनी शुरू हो गई थी, और ज्यादातर जो था वो ग्राउंड टेबल से पानी ट्यूबवेल के थ्रू उठाया जाता था। उससे पानी के, पंजाब के पानी के जल स्तर में भी बहुत फर्क आ रहा था। तो इन्होंने इस बारी वो पानी राजस्थान को नहीं दिया इंदिरा कैनाल के थ्रू, तो वही पानी पंजाब के किसानों को बाकी नदियों, भाखड़ा नंगल से पानी दे के पूरे पंजाब में अधिकतर इस बारी जो धान की फसल के लिए काफी नहरी पानी इस्तेमाल हुआ। So, so are you with us? हाँ, या Okay. So the thing is, you told us that most of the farmers in Punjab used canal river water, or you can say the canal system for हम्म। their irrigation. So what did happen in Punjab? In the summer, you can say soil is totally dry, and it can simply absorb the whole water from the floods, but it didn't happen. Why? Means. Okay, why it didn't happen? Yadvinder, actually, as I said last this year, the paddy crop, दो तीन रीजन है। मैं आपको फिर से वापस लेके जाता हूँ सर्दियों में। जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न जो डिस्टरबेंस थी, उसकी वजह से हमारे पास स्नोफॉल होता रहा करीबन मई महीने तक। यहाँ स्नो रिटेन किया है, अभी भी स्नोफॉल हो रहा है हिमालय के ऊपर, लद्दाख के पास स्पीति में हो रहा है, बहुत अनयूजुअल है। तो एक तो हमारी जो समर थी वो पहले ही छोटी छोटी थी, इतनी ज्यादा इंटेंस नहीं थी। पूरे नॉर्थ में बरसात होती रही, पानी सरप्लस था। दूसरा ये कि पैडी का सीजन होता है, तो फार्मर्स जो हैं वो एक वाटर बेड बनाते हैं, मिट्टी को मल्च करके, और उसको काफी ज्यादा मथते हैं। उसके बाद उसपे उसको एक कह ली क्ले का एक बेड बनाया जाता है, जिसके ऊपर राइस या पैडी है उसको सो करते हैं। तो मानसून से पहले पहले ये काम कर लिया जाता है, जून महीने के आसपास, जून जुलाई में ये काम करके रेडी रहती है पंजाब की जो किसानी है, ताकि मानसून का जो पानी है उसको रोका जा सके, और उससे जो धान की फसल है उसको उसको उगाया जा सके। तो जैसे ये फील्ड आप देख रहे हैं, तो पूरे पंजाब में ऑलरेडी जून महीने तक के एंड तक आते आते ये सिचुएशन हो गई थी। हर जगह पानी खड़ा हुआ था पहले ही, और क्योंकि रेन्स लगातार होती रही समर्स में, तो पूरी जगह पे जहां पे भी सतह थी, या इन खेतों में से आप ये देखिए कि पानी जमीन में नहीं जाता है, जाता है तो बहुत कम जाता है। इसको तैयार इस तरह से किया जाता है, और ये पंजाब में, पूरे पंजाब में भर के हैं ऐसे खेत, बहुत बड़े लेवल पे धान की खेती की जाती है। सेकंड जो है, वो सिटीज बड़ी हो गई हैं, रोड का नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया है, तो उनमें कंक्रीट बिछा है या तार बिछा है, तो उससे भी जो सीपेज है वो कम होती जाती है टाइमली। तो एक चीज ये, पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में पिछले 3 महीनों से धरती के अंदर पानी जो है वो लगातार प्रोवाइड होता जा रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो बारिशें हो रही थी।
अब जब सडनली एक बड़ी बारिश आई है तो धरती के अंदर नमी को सोखने की कोई क्षमता नहीं, एक ये वजह, So the क्योंकि रिवर बेड means में means carrying capacity is decreased due to the heavy rain, you can say. टॉप सॉइल की बात करें, यस, Yeah. टॉप सॉइल की बात करें तो बिल्कुल, क्योंकि टॉप सॉइल में मैंने कहा ना कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, जिसमें रोड्स बनना है, सिटीज का वाइड होना है, बड़ा होना है, मेट्रो सिटीज बन रही हैं। अ, मोहाली देखें आप, जीरकपुर देखें, ये सब सिटीज आज से 10 साल पहले कहाँ दिखती थी इतनी ज्यादा। सडनली ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो गई हैं, ट्राई सिटीज बन गई हैं बड़ी बड़ी। धान की खेत जो हैं, पंजाब एग्रीकल्चर भी तो श्रिंक किया है, बहुत सारी और चीजें हैं। प्लस माइनिंग एक बड़ा इशू है। पहले नदियों के थ्रू तो पानी चला जाता था, उनकी कैरिंग कैपेसिटी ठीक थी। सीपेज कैपेसिटी हम इसको या तो ऐसे कह लें, सरल भाषा में लोगों को समझाने के लिए, कि नदियों में भी, कि उनके Please, तल पे भी एक Sonal, हाँ जी। please tell us about the riverbed inside the mining topic, that how it affected by the mining activities, and how it affects the seepage of the water to the groundwater or the aquifer. ओके, सीपेज, मैं उसी पे आ रहा था टॉपिक पे आपके, कि जो पंजाब में ना बहुत बड़े बड़े दरिया हैं, नदियां हैं। और पंजाब क्या, पूरे पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, तो वहाँ माइनिंग बहुत बड़ा इशू है। माइनिंग एक ऐसा इग्नोर्ड टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत रिसर्च नहीं हुआ है, तो इसके बारे में मुझे बहुत कोर नहीं पता। बट एक चीज जो बहुत सेंसिबल आदमी को भी समझ आती है, कि जब आप माइनिंग करते हैं तो अब बहुत बड़े कंटेनर, जिसमें करीबन 15 से 20 टन जो है बजरी या रेत धो के उसको बाहर निकाला जाता है, और प्रॉपर हैवी मशीनरी के साथ ये डिगिंग जो है, रिवर के बेड से बीचों बीच से रेत या बजरी या पत्थर निकाला जाता है। इस एक्टिविटी से क्या होता है, इसमें हैमर यूज किए जाते हैं, इसमें डिगिंग, इसमें ब्लास्टिंग, इसमें और कई तरह की चीजें हैं। जैसे पहाड़ में ब्लास्टिंग करने से जो एक्वाफर हैं, जो वाटर, देखिए रिवर में क्या होता है कि पहाड़ के अंदर जहाँ पहाड़ हैं, वहाँ वाटर बॉडीज जो हैं ऊपर भी, नदी से ऊपर भी होते हैं ग्राउंड वाटर, जो सारा साल नदी को पानी सप्लाई करते हैं। प्लेन्स में वही ग्राउंड वाटर जो है नदी से तल के नीचे होता है, इसको सप्लाई नदी से ही होता है पानी। कैपिलरीज होती हैं हर जगह तरफ, जो नदी बहती जाती है और उसके नीचे वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती जाती है। जब हम इतनी ब्लास्टिंग, इतनी माइनिंग करते हैं तो ये कैपिलरी डैमेज हो जाती है, ये दब जाती हैं, परमानेंटली ये बंद हो जाती हैं। और जब नदी में उफान आता है या मानसून में पानी आता है तो इन कैपिलरी से पानी सक्शन होके ग्राउंड तक नहीं पहुंचता। पर कई जगह पे इससे उल्टा होता है, जहां पे माइनिंग की जाती है किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे, वहां वो कुएं नुमा गड्ढे कर देते हैं, तो मतलब वो कैपिलरीज को खोल देते हैं। तो नदी का पूरा पानी उन्हीं गड्ढों में से उस पर्टिकुलर रीजन को के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता रहता है। तो अप डाउन स्ट्रीम पे नदी, पूरी की पूरी नदी गायब हो जाती है वहां पे। समर्स में सूखा और बरसात में बाढ़ आती है। तो माइनिंग का इतना बड़ा जो इफेक्ट है वो क्लियर है। जो माइनिंग, जो रिवर जंगलों को जाती हैं, वहां पे जंगलों में जितने भी वेजिटेशन है उसको पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। आगे जो डाउन स्ट्रीम में सिटीज है उनको पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। गर्मी में सूखा, और हल्की फुल्की बारिश के बाद बाढ़। और प्लस हमने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हमने नदियों के किनारों पे कर रखी है, नदियों के अंदर कर रखी है, उससे तो हमारा जानी मानी नुकसान डेफिनेटली होता ही है। जी अंदर। I think same situation can be seen around the Satluj River in Punjab. बिल्कुल Like बिल्कुल the बिल्कुल। mining is happening, and you told the wells are created. Same situation is happening here. बिल्कुल So भाई बिल्कुल, yeah. ये सिचुएशन तो है, दिक्कत है। Okay, so come to the conclusion, or you can say the last question, that where you see Punjab or our neighboring states, Himachal and Haryana, in these problems, like the recent problem, the floods. ओके, यस, ये फ्लड तो एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट है। जो बड़ी पिक्चर है वो है क्लाइमेट चेंज। कैटास्ट्रोफिक इवेंट ये है क्लाइमेट चेंज में। देखिए हम इंडियंस जो हैं, हालांकि इतने ज्यादा देखा जाए तो कल्प्रिट नहीं है। हमारा, अगर एक 35 इंडियंस का जो
कार्बन फुटप्रिंट है, एक अमेरिकन उसके बराबर करता है। 27 इंडियन और एक यूरोपियन, इतना कार्बन फुटप्रिंट है। हमारे से कहीं ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। आप कनाडा में हैं, आपको पता है कि लाइफस्टाइल बिल्कुल। कैसा है हमारा और वहाँ का, आपने दोनों तरफ का देखा है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग जो हैं वो इस कह लीजिए क्लाइमेट क्राइसिस में इतने बड़े भागीदार नहीं हैं, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें। I ठीक think है, हमारे India is नदियों के also a developing country, and डेवलपिंग कंट्री है, like उसकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। developed यस, developed nations are saying that you guys are doing the wrong thing. They एग्जैक्टली। already done in the industrialization time. एग्जैक्टली पास्ट, और हम Yeah. लोग उनका, अब देखिए जितनी भी इंडस्ट्री है जो पोल्यूशन कर रही है, उनके कोई ना कोई ओनर तो डेवलपिंग कंट्री से ही हैं। उनके जो फंडर्स हैं, उनके जो इकोनॉमिक लिंक्स हैं, वो सारे बाहर से ही हैं। तो ये जो क्लाइमेट क्राइसिस हैं, अगर पूरे वर्ल्ड में है, हम वर्ल्ड का पार्ट होने के साथ साथ, क्योंकि हमारी जो जो ग्लोबल पोजीशन है जहाँ पे हम बैठे हैं, ये पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी इसमें। और एग्रीकल्चर हमारा यहाँ के क्लाइमेट के ऊपर बेस्ड। अगर हमारा क्लाइमेट खराब हो जाएगा तो हमारी एग्रीकल्चर खराब हो जाएगी, एग्रीकल्चर खराब होगी तो हमारी पूरी इंडस्ट्री या कहिए पूरा जीवन चक्र ही ढह हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है। हम लोग, अगर फॉर एग्जांपल जीरा फैक्ट्री अभी पंजाब में चल रही थी, जो बंद करवाई है गवर्नमेंट ने, उसमें पूरे ग्राउंड वाटर की ऐसी तैसी कर दी। और ये सिचुएशन हर जगह है, दिल्ली में चले जाएं आप, इंडिया में कहीं भी घूमिए, जितनी फैक्ट्रीज हैं, जितना भी इंडस्ट्री लगी हुई है, वो कहाँ किसी तरह के भी EIA या इन्वायरमेंट इश्यूज को कंसर्न करके इतना ध्यान देती हैं। तो पहले तो हमें इसको देखना है, पूरी स्टेट जितनी भी हैं, अभी खतरा टला नहीं है। पहले हम इसी टॉपिक फ्लड्स की बात ही कर रहे थे, तो उसी पे मैं बता रहा हूँ कि मानसून अभी आया ही नहीं है। मानसून तो अभी राजस्थान से लेके मिजोरम के बीच में चल रहा है, और राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे साइक्लोन की स्थिति अभी भी है। वहां पे अगले 2-3 दिन में फिर से बारिश हो सकती है, वहां पे फिर से तूफान आ सकते हैं, वहां फिर से मूसलाधार बरसातें होंगी। तो क्या करेंगे? उसके बाद जो वार्निंग इश्यू हुई है, वो है मॉनसून आने के बाद, क्योंकि बरसात पूरे नॉर्थ इंडिया में हुई है, साउथ नॉर्थ ईस्ट में भी हुई है। मॉनसून आएगा तो ये नदियां और उफान पे चलेंगी, और जितने गंगेटिक जो हैं फ्लड प्लेन्स हैं, यूपी, बिहार और उत्तराखंड हो गया, पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल, J&K के कुछ इलाके, ये सभी इस मॉनसून में, अगर मॉनसून बहुत बम्पर हुआ जैसे हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल गुजरात में अभी तक मॉनसून से करीबन 40 मौतें हो चुकी, जो कि शुरुआती रुझान है मॉनसून का। मॉनसून जब पीक पे होता है तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि यहाँ पे कितनी मूसलाधार बरसातें होती हैं। तो हमारा बिल्कुल। सिस्टम ऑलरेडी कोलैप्स कर चुका है। अब देखना ये है कि अगले मॉनसून में हम इस इम्पैक्ट, अभी जो आने वाला मॉनसून है, इसका इम्पैक्ट और कितना भयावह होने वाला है। तो ये क्लाइमेटिक जो डिजास्टर है वो हमारे सर पे खड़ा है, मौत का तांडव जो है वो नाच रहा है। हमें इस पूरे घटना चक्र से थोड़ी सीख लेने की जरूरत है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को किस तरह से ये फोर्स करें या रीडिजाइन करें, ताकि हम इन ऐसी क्लाइमेटीज से बच सके। हमें नेचर की तरफ से ऑलरेडी सब कुछ वेल डिजाइंड मिला था, बट हमने सो कॉल्ड डेवलपमेंट के चक्कर में हमने उसको बर्बाद कर लिया। तो अभी भी टाइम है, हम वापस मुड़ें और इसको इसको गंभीरता से सोचें कि हम क्या कर रहे Thank you. So, at the end, I would like to say to you that please convey some message to the audience for the future, means upcoming days, that how they can survive in this situation. That हैं। लोगों से, बिल्कुल लोगों से, yeah, मैंने ऑलरेडी अपने मैसेज में बोला कि अब एक तो वार्निंग तो है ही कि मानसून आएगा तो आपके पास हालात और खराब होने वाले हैं। जितने भी मेरे पंजाबी भाई और जितने भी अरे कि आप धार्मिक श्रद्धालु हैं, कोशिश करें कि मानसून में आप पहाड़ों में ना जाएं, क्योंकि उसके दो रीजन है। एक ये कि ऑलरेडी जो माउंटेन्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ का सिस्टम है, वो थक चुका है। खास तौर पे हिमाचल और उत्तराखंड सिस्टम के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, और क्योंकि ये सुदूर इलाके हैं, दूर हैं, तो यहाँ पे आपके रेस्क्यू और
रिहैब का कोई प्रबंध नहीं होगा बहुत अच्छे से। हेमकुंड साहिब भी आने वाले यात्री हैं, और केदारनाथ देखा, बद्रीनाथ में जो जा रहे हैं, कांवड़ लेने जा रहे हैं, अ, इनको जल्दी चीजों को वाइंड अप करना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि कैरिंग कैपेसिटी डिसाइड करें। कैरिंग कैपेसिटी एक जगह की कितनी होनी चाहिए, कौन से महीने में कितने लोग जाने चाहिए, इस पे बात होती है, पर इस पे कोई एक्शन नहीं होता। तो लोगों को ही चाहिए कि आप अपने जान की परवाह करें और इन इलाकों में खराब मौसम में ना जाएं, स्पेशली तब जब वार्निंग इशू की होती है। अभी हेमकुंड यात्रा चल रही थी और केदारनाथ बद्रीनाथ चल रहा था, और उसके साथ ही मनाली में जब पूरा टूरिस्ट सीजन था, तो गवर्नमेंट ने 48 घंटे का 6 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जिसको कि बहुत लोगों ने अवॉइड कर दिए। लोग अनसुना करते हैं। तो ये मत करिए, किसी की जान को खतरा होगा, आपके ही नुकसान होगा, आपको फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, और आपके लिए कि आपको लाइवलीहुड का जो है वो नुकसान हो सकता है। आपके सगे संबंधी हैं वो खो सकते हैं, और आप किसी भी त्रासदी में फंस सकते हैं। तो ये मत करिए। और जो पंजाब के लोग हैं उनसे मैं कहूंगा कि करीब थोड़ा अपना खर्चीला जो स्वभाव है उसको कम करिए और अपने रिसोर्सेज को बचाइए। और हमारे पास देखिए, गुरुओं पीरों की बहुत सारी वाणी है, ठीक है। तो उसमें एक मैं देखिए, गुरु ग्रंथ साहब से एक पंक्ति है, उसमें कहते हैं कि लब बिहाणे बिनाहे मनुख ज्यों पानी बूर। इसका मतलब है कि लोभ के साथ जो मनुष्य है उसकी तबाही होती है, जैसे कि एल्गी के साथ या काई के साथ साफ पानी, काई वाला पानी पीने लायक नहीं रहता। तो उसी तरह लोभ जब होता है तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो हम जो ये लालच में है कि ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा कर लें और उसको नेचुरल रिसोर्सेज को जितना उनसे हम लोग धो लें, वो करीब तकरीबन ना करें तो ज्यादा अच्छा है। जी। Thank you for this beautiful quote from the Shri Guru Granth Sahib Ji. सब चाहिए। So, yeah, so at the end, we will conclude this video. Please stay safe in this situation. And thank you for listening to us. And please subscribe our channel. Thank you. बिल्कुल, धन्यवाद। सत श्री अकाल।